हेलो स्टूडेंट्स, एसडीसीसी फॉर कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को आपने बहुत ही ध्यान से समझना है। ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से एक है। आइए जी, इसे स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं कि हमारे पास डिमांड की डेफिनेशन क्या है और सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे। आइए जी शुरू करते हैं कि डिमांड क्या है। बहुत ही ध्यान से और आराम से हर एक बात को आपने समझना है और हर एक चीज को ध्यान से सुनने के बाद याद भी करना है और रिटन प्रैक्टिस भी करनी है। तो डिमांड क्या है, डिमांड के बारे में बात करते हैं। डिमांड इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी, वो वाली क्वांटिटी किसी भी कॉमोडिटी की जो कंज्यूमर चाहता है मार्केट में से परचेज करना, मार्केट में से परचेज करना इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड एट अ गिवन प्राइस। कह रहा कि उस टाइम पर और उसी प्राइस पर, तो उसको क्या बोला जाएगा, डिमांड बोला जाएगा। अब इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं कि एग्जांपल में हमारे को क्या कहना चाहता है। यानी कि सपोज कीजिए यू डिजायर टू हैव अ कार, कि आपकी डिजायर है कि आपके पास एक कार हो, बट यू डू नॉट हैव एनफ मनी, आपके पास पैसे नहीं हैं। उस कार को खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं टू बाय इट, देन दिस डिजायर, ये वाली डिजायर, कार खरीदने की डिजायर जो है वो आपकी एक विशफुल थिंग मानी जाएगी, वो कभी भी डिमांड में कन्वर्ट नहीं होगी। अब बात करते हैं, फिर से एक बात को शुरू करते हैं कि आपकी डिजायर है कि आपके पास कार हो और आपके पास उस कार को खरीदने के लिए एनफ मनी भी है, आपके पास पैसा है, मगर आप उस पैसे को नॉट विलिंगली टू स्पेंड ऑन कार, उस कार पर स्पेंड करना नहीं चाहते, उसे खरीदना नहीं चाहते, तब भी ये डिमांड नहीं बनेगी। डिमांड डज नॉट एमर्ज, एमर्ज नहीं होगी डिमांड, ध्यान रख लेना। अब तीसरी बात पे आ जाते हैं। आप चाहते हो कि आपके पास कार हो, आपके पास एनफ मनी है उस कार को परचेज करने के लिए, और आपके पास पैसा भी है और आप उस पैसे को उस कार को खरीदने के लिए खर्च भी करना चाहते हो। अब ये तीन चीजें आपके पास है। द डिजायर बिकेम डिमांड ओनली व्हेन यू आर रेडी टू मनी स्पेंड मनी टू बाय द कार। अब जाकर डिजायर जो है वो डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसकी डेफिनेशन पे ध्यान कीजिए। हमारे को क्या कहता है, डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी इज द डिजायर, सबसे पहले क्या आएगी, डिजायर टू बाय अ कॉमोडिटी, टू बाय अ कॉमोडिटी। कॉमोडिटी क्या थी, कार, कार थी आपके पास, आप कार खरीदना चाहते थे। कह रहे कि बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर, आपको उसको खरीदने की सफिशिएंट परचेजिंग पावर भी आप में होनी चाहिए, खाली परचेजिंग पावर से काम नहीं चलेगा। कह रहे कि विलिंगनेस टू स्पेंड भी होना चाहिए, कि आप उस पैसे को आप किस पे खर्च करना चाहते हो, कार को खरीदने में खर्च करना चाहते हो, तब क्या हो जाएगा, डिमांड क्रिएट हो जाएगी। तो तीन चीजें हमारे पास हुई। तो सबसे पहले आपके पास डिजायर होनी चाहिए, परचेजिंग पावर होनी चाहिए और विलिंगनेस टू स्पेंड भी होना चाहिए। ये सब चीजें जो हैं एक डिमांड को क्रिएट करती हैं। अब बात करते हैं, नोट की बात कर रहा है। नोट क्या कह रहा है कि द टर्म डिजायर एंड डिमांड आर यूज इंटरचेंजेबली, इंटरचेंजेबली हम इसे यूज कर सकते हैं। आइए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारे को क्या बताया गया है। अगला क्वेश्चन जो आएगा हमारे पास वो है कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में डिफरेंस क्या होता है। डिमांड, डिमांड का मतलब क्या है कि मैं ये चीज खरीदना चाहता हूं, मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूं। अब कितनी आइसक्रीम खाना चाहते हो, 2 आइसक्रीम, 3 आइसक्रीम, 1 आइसक्रीम, वो क्वांटिटी डिमांडेड है। याद रखना, डिमांड क्या है, आइसक्रीम की डिमांड करना कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तो वो तो डिमांड हो गई। और कितनी आइसक्रीम खानी है आपने, आपने 2 खानी है आइसक्रीम, 1 खानी है, तो वो क्वांटिटी डिमांड की तरफ चल
पड़ेगी। डिमांड क्या है, कह रहे कि डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी टू बी परचेज एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ द कमोडिटी। डिफरेंट कमोडिटीज को परचेज करना डिफरेंट प्राइस पर। बड़े ध्यान से देखिएगा, जब आपके पास 5 रुपए की आइसक्रीम है तो आप 10 क्वांटिटी परचेज करना चाहते हो, 6 रुपए की हो गई तो 8 क्वांटिटी परचेज करना चाहते हो, 7 रुपए की हो गई तो 6 क्वांटिटी परचेज करना चाहते हो। जैसे 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 दाम बढ़ता चला जाएगा क्वांटिटी उसकी कम परचेज होगी। ऐसा क्यों? देयर शुड बी द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ध्यान रखना, कह रहे कि क्वांटिटी डिमांडेड रेफर टू द स्पेसिफिक क्वांटिटी। क्या कह रहा है? स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात कर रहा है, टू बी परचेज अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस। जैसे कि यहां पे बात करते हैं कि आपने 5 रुपए की चीज थी तो 10 यूनिट परचेज करी, और 6 रुपए की चीज थी तो 8 यूनिट परचेज करी। जैसे जैसे दाम कम होता चला जा रहा है वैसे वैसे आप क्वांटिटी को कम करते चले जा रहे हो। तो ये वही है, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी आप परचेज कर रहे हो स्पेसिफिक प्राइस पर कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू से, क्या कहना चाहता है, 8 यूनिट ऑफ एक्स। कह रहे कि कैसे परचेज कर रहे हो, जब वो 6 रुपए पर यूनिट के हिसाब से होगी। यही वाला एग्जांपल हमारे को दे रहा है। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारे पास कौन सा टॉपिक आएगा जी? आगे हमारे पास आएगा डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल को आप टेबल भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टॉपिक आएगा कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है या डिमांड टेबल्स क्या होते हैं, एक ही बात है। आइए जी इन्हें डिस्कस करते हैं। कह रहे कि द टेबल रिलेटेड टू प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। कह रहे कि टेबल रिलेटेड है ना, रिलेटिंग टू, क्या कह रहे, जो रिलेट कर रहा है, किससे रिलेट कर रहा है, प्राइस, कि कितने प्राइस पर कितनी क्वांटिटीज को डिमांड किया जाएगा, कितने प्राइस पर कितनी क्वांटिटी को डिमांड किया जाएगा, उस तरह के टेबल को डिमांड शेड्यूल बोला जाता है। डिमांड शेड्यूल जो है वो 2 तरीके के होते हैं। कह रहे कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल, ये 2 तरह के हमारे पास होते हैं। चलिए जी बात करते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है उसके बारे में बात करते हैं। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और शेड्यूल को आप टेबल भी बोल सकते हो, ये गलत नहीं होगा। कह रहे कि इट रेफर्स टू द डिमांड शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल। ये किसका डिमांड का शेड्यूल है? कह रहा कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, किसी एक पर्सन की बात करना चाहता है। कह रहा कि इंडिविजुअल बायर, इट शोज क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, कि कितनी क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विच एन इंडिविजुअल बायर विल बाय, कि एक इंडिविजुअल कितनी क्वांटिटी परचेज करता है एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, उसकी बातचीत इसके में अंदर की जाती है। बड़े ध्यान से फिर से सुन लीजिए कि एक इंडिविजुअल कितने प्राइस पर कितनी क्वांटिटी परचेज करता है उसके बारे में इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में बताया जाता है। आइए जी ध्यान से देखिएगा, हमारे पास प्राइस है, जब 1 रुपया प्राइस था तो आप 4 यूनिट परचेज करते थे, और जब 2 रुपए प्राइस हुआ आपने 3 यूनिट परचेज करनी शुरू कर दी, और जब 3 रुपए प्राइस हुआ किसी चीज का तो आपने 2 यूनिट्स परचेज करनी शुरू कर दी, और जब 4 रुपए प्राइस हुआ तो आपने 1 यूनिट परचेज की। ये सारी टर्म्स इसके अंदर आ जाती है। तो यहाँ पे क्या रहा है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे इंडिविजुअल की डिमांड जो है वो कम होती चली जाती है, क्योंकि प्राइस के बढ़ने से पर्सन की इनकम नहीं बढ़ती। ध्यान से, अगर पर्सन की इनकम भी साथ साथ बढ़ रही हो और प्राइस भी साथ के साथ बढ़ रहे हो तो डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड पे फर्क कम पड़ता है।
और अगर पर्सन की इनकम नहीं बढ़ रही है मगर प्राइस बढ़ रहे हैं, उस टाइम पर आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में फर्क पड़ेगा। सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं दूसरे शेड्यूल की। दूसरा शेड्यूल क्या कह रहा है? मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल की बात करते हैं। ये क्या कहता है? इट रेफर्स टू द डिमांड शेड्यूल फॉर अ कमोडिटी बाय ऑल द कंज्यूमर इन द मार्केट। जितने भी और कंज्यूमर हैं उनकी बातचीत कर रहा है। यहां पर मार्केट की बात कर रहा है। मार्केट में कोई एक पर्सन तो नहीं होता, मार्केट में तो बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं जो अपनी डिमांड को पूरा करते हैं। तो यहां पे क्या आएगा? इट शोज डिफरेंट क्वांटिटी। अब हर पर्सन एक जैसी क्वांटिटी तो परचेज नहीं करता। बाजार में जाकर अगर दाल परचेज करनी है तो कोई आधा किलो खरीद रहा है, कोई 1 किलो खरीद रहा है, कोई 5 किलो खरीद रहा है। तो ये अलग अलग कस्टमर अलग अलग तरीके की डिमांड करते हैं। डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच द कंज्यूमर इंडीड कह रहे कि टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। बड़े ध्यान से। अब अलग अलग कस्टमर अलग अलग प्राइस पर अलग अलग चीजें अलग खरीद रहा है, अलग अलग क्वांटिटी। उसकी बात करते हैं। जैसे कि 1 रुपए का दाम है और जो ए कस्टमर है, ए कंज्यूमर जो है वो 4 क्वांटिटी परचेज करता है और बी कंज्यूमर जो है वो 5 क्वांटिटी परचेज करता है और मार्केट में 9 क्वांटिटी की डिमांड हो जाएगी। अब जब 2 रुपए दाम हुआ तो ए ने 3 क्वांटिटी परचेज करी और बी ने 4 क्वांटिटीज परचेज करी, तो मार्केट में 7 की डिमांड हो जाएगी। इसी तरीके से अगर 3 रुपए दाम हुआ तो ए जो है वो 2 क्वांटिटी परचेज करेगा और बी जो है वो 3 और मार्केट में 5 की डिमांड हो जाएगी। और जैसे ही 4 रुपए दाम होगा मार्केट में कंजप्शन जो है वो कम होती चली जाएगी। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है। चैप्टर को टपाना नहीं है मेरे बेटे। चैप्टर टपा दोगे तो आज तो ये सारे काम इजी लगते हैं कि टपा दो, रट्टे मार लो, मार्क्स ले आओ ले आओ। असल जिंदगी में फेल हो जाओगे। आज की जिंदगी में तो पास हो जाओगे किसी ना किसी तरीके से, मगर असल जिंदगी में फेल हो जाओगे। ये सब चीजें हमें देखनी पड़ती हैं, ये सब चीजें हमारे काम की हैं। एक एक बात जो आप इसमें पढ़ते हो, एक एक बात हमारे काम की है और आपको आगे जाके काम आएगी। तो खास तौर पर ध्यान रखना कि इसे टपाना नहीं है, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं। अब लास्ट में हमारे को क्या बताता है उसके बारे में देखते हैं और समझते हैं। देखो जी, कहना क्या चाहता है लास्ट में? कह रहा कि नोट दे रहा है हमारे को, कुछ बताना चाह रहा है। द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। अगर प्राइस और इनकम की इफेक्ट की बात करते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है साथ के साथ प्राइस भी बढ़ रहे हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्वांटिटी डिमांडेड उतने की उतनी भी रख सकते हो और थोड़ी बहुत अगर जो कम है या ज्यादा भी कर सकते हो या कम कर सकते हो, मगर उस कांस्टेंट तो रह ही सकती है। अगर सिर्फ और सिर्फ प्राइस बढ़ रहे हैं मगर आपकी इनकम में कोई चेंज नहीं हो रहा, जब इनकम में कोई चेंज नहीं हो रहा है उस वक्त ये चीज काम में आएगी। कह रहे कि द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। बड़े ध्यान से ध्यान रखिएगा। होल्ड्स गुड्स बोथ इन केस ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्या इनवर्स रिलेशन है? जब जब प्राइस बढ़ेगा तब तब क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी कम होगी और जैसे ही प्राइस गिर जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी बढ़ जाएगी। अगर इसके साथ इनकम जोड़ दूं तो, इसके साथ इनकम जोड़ के इफेक्ट पढ़ूं तो, कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, मान के चलिए इनकम बढ़ रही है और प्राइस भी बढ़ रहा है, तो इस पॉइंट पर आपकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो सेम रह सकती है। जरूरी नहीं है कि गिरेगी तो जरूर, क्योंकि जिनकी इनकम बढ़ी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जिनकी इनकम नहीं बढ़ी तो उनको तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आपकी इनकम भी कम हो रही है और फिर से प्राइस बढ़ रहे हैं, इनकम भी गिर गई, प्राइस बढ़ गए साथ के साथ, बस
इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो गिरेगी और पहले मामले में उससे भी ज्यादा गिरेगी। ये सब टर्म्स आपने अपने दिमाग में सोचनी है। तो ये सब चीजें इनकम के इफेक्ट पर भी चलती हैं। तो सर इनकम के इफेक्ट के साथ कब पढ़ेंगे? आगे आने वाले टाइम पे कंसेप्टों में पढ़ेंगे, ध्यान रखिए। आगे आ जाओ, अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट चीज हमने क्या पढ़नी है? हमने अभी तक डिमांड की डेफिनेशन समझी, दो डिमांड की डेफिनेशन समझी, डिमांड शेड्यूल समझा, डिफरेंस बिटवीन डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है वो समझा। अब अगला टॉपिक जो है वो है आपके पास डिमांड कर्व क्या होता है। अगर सिंपल भाषा में बात करूं कि जो आपने टेबल बनाया है उसी सेम चीज को जब आप डायग्राम की फॉर्म में बताएंगे तो उसे डिमांड कर्व बोला जाता है। आपकी इजीनेस के लिए बता रहा हूं, ठीक है जी। तो बच्चे बहुत घबरा जाते हैं, ले भाई बहुत सारे कंसेप्ट आ गए हैं, क्या करें क्या करें क्या करें ना करें, टेंशन मत लीजिए। आपने जो शेड्यूल बनाया है, जो टेबल बनाया है, उसी चीज को जब आप डायग्राम की फॉर्म में बताएंगे तो उसे हम डिमांड कर्व बोलते हैं। आइए ध्यान से एक बार देख लेते हैं, एक नजर घुमा लेते हैं इस टॉपिक पर, क्योंकि सेम भाषा में बात की है जो पीछे की थी हमने, बस इसमें उसमें टेबल बनाया गया था और इसमें हमारे पास डायग्राम बनाया गया है। क्या कहता है? डिमांड कर्व इज सिंपली अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। बोल दिया ना, क्वेश्चन में बोल दिया, इजी हो गया। हाँ सर, सांस आ गया कि भाई ये टॉपिक तो हमारे को आता ही है, बस डायग्राम बनाने। हाँ जी बेटे, डायग्राम बनाने, शोइंग हाउ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी इज रिलेटेड टू इट्स ओन प्राइस। कि ओन प्राइस के जो टर्म है, मतलब कि जो पीछे पड़ा था कि अगर प्राइस कम होते चले जा रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फर्क पड़ेगा, और अगर प्राइस बढ़ते जा रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फर्क पड़ेगा। डिमांड कर्व के अंदर भी दो बातें ही होंगी, इंडिविजुअल डिमांड कर्व होगा और मार्केट डिमांड कर्व होगा। ठीक है बेटे, आओ जी अब इसे डायग्राम भी देख लेते हैं एक बार। डायग्राम देख लेते हैं तो डायग्राम देख के हमारे को और क्लियर हो जाएगा कि क्या टर्म आएगा। ये लो जी, जो आपने पीछे टेबल बनाए थे, शेड्यूल बनाया था, आपने उसका एक डायग्राम बनाना है। ये आपकी डिमांड ए की डिमांड, ये बी की डिमांड, और इन दोनों को मिलाकर मार्केट डिमांड कर्व बन जाएगा। सर ऊपर की डेफिनेशन भी सेम है, बिल्कुल सेम है। उसमें आप शेड्यूल बना रहे थे और इसमें आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वर्ड का यूज करोगे। किस वर्ड का यूज करेंगे? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का वर्ड यूज करेंगे, और इसमें भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वर्ड का यूज करेंगे। बाकी सारी चीजें सेम टू सेम जो पिछली डेफिनेशन में लिखी थी, इस डेफिनेशन में भी सेम ही बातें लिखी जाएंगी। अच्छा, ये अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, डिमांड फंक्शंस, जिन्हें हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा और हर बात को ध्यान से समझिएगा। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लीजिए, फिर से सुन लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। डिमांड फंक्शंस को ही हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड बोलते हैं। डिमांड फंक्शंस shows the relationship between demand for a commodity की बात करेगा and its various determinants की बात करेगा कि इसके various determinants क्या होते हैं। There are two types of demand function, दो तरह के हमारे पास डिमांड फंक्शन होते हैं। ध्यान रखना जी, दो तरह के हमारे पास डिमांड फंक्शंस होते हैं। वो दो तरह के डिमांड फंक्शन हमारे को कौन कौन सी टर्म सिखाएंगे, ध्यान से सुनना जी। वो दो तरह के डिमांड फंक्शन जो है वो हमें क्या सिखाएंगे उसकी बात करते हैं। 2 मिनट रुक जाइए। आइए जी फिर से स्टार्ट करते हैं डिमांड फंक्शन की बात स्टार्ट करते हैं कि डिमांड फंक्शंस क्या होते हैं। चलिए जी, डिमांड फंक्शंस की बात करते हैं। डिमांड फंक्शन क्या है जो हम पहले पढ़ रहे थे? डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं।
सर ये डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? कह रहे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिमांड फंक्शन। डिटर्मिनेंट्स और डिमांड फंक्शन दो तरह के होते हैं। अब टाइप्स ऑफ डिमांड फंक्शन की बात करता है या फिर टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट फंक्शन। इसकी वर्ड की जगह अगर वो डिटर्मिनेंट वर्ड भी यूज करे तो गलत नहीं है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फंक्शंस क्या है, ये गलत नहीं होगा। कह रहे कि डिमांड फंक्शन दो तरह के होते हैं। पहले भी दो तरह, डिमांड शेड्यूल दो तरह के थे, डिमांड कर्व दो तरह के थे, तो डिमांड फंक्शन भी जो है या फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी है वो दो ही तरह के होंगे। उसके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन होंगे। पहले होंगे जी हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और दूसरे मार्केट डिमांड फंक्शन। सबसे पहली बात तो इन फंक्शंस में, इन दोनों फंक्शंस में टोटल पॉइंट जो है वो 7 ही हैं। ध्यान से पहले ही इजीनेस कर लो। अब इन 7 पॉइंट्स में से जो आपने 7 बातें समझनी है, इन 7 बातों में से 5 बातें पहले आपको इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में समझाई और 7 की साथ में पहली 5 बातें आप यहीं पे समझ चुके हो और 2 बातें जो हैं जैसे पॉपुलेशन का साइज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये 2 चीजें हम इसके अंदर और पढ़ेंगे तो आपके पास मार्केट डिमांड फंक्शन क्लियर हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन अभी हम करेंगे और इसके बाद अगला कंसेप्ट जो है वो अगली वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है ना। ये दोनों काम आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या है? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के अंदर इट शोज हाउ डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर इन द मार्केट इज रिलेटेड टू द वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। कह रहे कि जो इंडिविजुअल की जो मार्केट रिलेटेड काम है, डिमांड्स हैं, कमोडिटी की है, वो डिटर्मिनेंट से कैसे इफेक्ट होते हैं उसकी बात करते हैं। जैसे कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस भी किसी कमोडिटी की परचेज को इफेक्ट करते हैं। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स के प्राइस की वजह से भी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड इफेक्ट होती है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी क्वांटिटी डिमांडेड को इफेक्ट करती है और टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर और एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड की परचेज को इफेक्ट करती है। ध्यान रखना इस बात को, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार क्वेश्चन है। इसे पढ़ते टाइम बिल्कुल आलस नहीं आता और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है इसे। ध्यान से आओ जी, एक पॉइंट को आराम से पढ़ते हैं, कोई जल्दी नहीं मचानी, कोई जल्दी नहीं करनी, ठीक है जी। जिन बच्चों ने पढ़ना है वो कंटिन्यू करें इनसे आगे, और जो बच्चे बोर हो रहे हैं वो थोड़ी स्पीड में सुन लो भाई, पर सुन जरूर लो इसे ध्यान से। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या है? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल with a rise in a price of the commodity, प्राइस अगर राइज हो रहे हैं its demand contracts, and with a fall in the price of its demand, प्राइस अगर फॉल हो जाएंगे its demand extends, बढ़ जाएगी। ये बात हम पहले से ही समझते आ रहे हैं। कह रहे कि दिस इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स डिमांड इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। ये बात पक्की है कि किसी भी चीज के दाम बढ़ जाएंगे तो फिर उस कमोडिटी की जो परचेज है, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम हो जाएगी, और अगर प्राइस गिर जाएंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। ये हो गया जी आपका पहला पॉइंट, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरे पॉइंट पर हमारे को क्या बोला है? कह रहा है कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ध्यान से, जब भी आप प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात करोगे तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में 2 पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ध्यान से, अब सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड क्या होते हैं? कह रहे कि दीज आर द गुड्स विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर।
इसे नहीं यूज कर रहे तो दूसरी चीज यूज कर लो। कहने का मतलब क्या है, चाय के दाम बढ़ गए हैं, कॉफी पी लीजिए। बॉल पेन के दाम बढ़ गए हैं, इंक पेन यूज कर लीजिए। इंक पेन के दाम बढ़ गया तो बॉल पेन यूज कर लीजिए। अगर एक चीज यूज नहीं कर सकते हो तो दूसरी चीज की तरफ चले जाइए। तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। कह रहे कि सच एज टी एंड कॉफी और बॉल पेन एंड इंक पेन। इन दिस केस, कह रहे कि इन दिस केस इंक्रीज, ये बात याद रखनी है, ये सारा कंसेप्ट है। अभी मैं एक बार इसे पढ़ के बता दूं और फिर इसे इस टर्म में भी समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन कॉज, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन कॉज इंक्रीज द डिमांड ऑफ अदर, एंड डिक्रीज इन अ प्राइस ऑफ वन कॉज डिक्रीज द डिमांड ऑफ अदर। नहीं समझ आया ना, अभी समझाता हूं, ध्यान से सुन। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन कॉज, एक चीज के दाम बढ़ने की वजह से दूसरी चीज की डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे कि चाय के दाम बढ़ जाएं, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन कॉज। जब चाय के दाम बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, क्या बोला, इंक्रीज द डिमांड ऑफ अदर, अदर कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। क्योंकि जब चाय के दाम बढ़ेंगे लोग चाय पीना कम कर देंगे और कॉफी पीना ज्यादा कर देंगे। ठीक है ना, तो पहली बात क्लियर होगी। क्या कह रहा था, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन कॉज, एक चीज के दाम बढ़ने की वजह से, कारण, कॉज का मतलब होता है कारण, क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड फॉर द अदर, दूसरी चीज की डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे कि चाय के दाम बढ़ेंगे, लोग चाय पीना कम कर देंगे, चाय पीना कम कर देंगे और कॉफी पीना ज्यादा कर देंगे। बात क्लियर होगी, आगे आ जाओ। इंक्रीज इन डिमांड फॉर द अदर, क्लियर हो गया। अब दूसरी बात कर लो, एंड डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन कॉज, किसी भी चीज के दाम गिरने की वजह से, गिरने की वजह से मतलब चाय के दाम गिर जाएं, चाय के दाम अगर गिर जाएंगे तो क्या होगा, लोग चाय पीना ज्यादा शुरू कर देंगे और दूसरी मतलब कॉफी की डिमांड गिर जाएगी। डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन कॉज, चाय के दाम गिर जाएं तो लोग चाय पीना ज्यादा कर देंगे और उसके सब्स्टिट्यूट की डिमांड को कम कर देंगे। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छी चीज है, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है। जैसे कि कोई चीज हम बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं और उस चीज का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, तो फिर हमें जबरदस्ती वो चीज का यूज करना पड़ता है। और जैसे ही कोई उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है तो मार्केट में एक कंपटीशन क्रिएट हो जाता है, और जैसे ही कंपटीशन क्रिएट होगा वैसे ही कह रहे कि प्राइस जो है वो स्टेबल रहना शुरू कर देते हैं। ये हमारी जिंदगी की टर्म है। कोई बंदा इसे बस सिर्फ पेपर के लिए सोच ले कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी नलायकियत कर रहे हो। ऐसा नहीं करना भाई, ये हमारी जिंदगी की टर्म्स हैं, हम इन्हें चीज को देखते हैं, हम इन चीज को देख रहे हैं कि भाई कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। जब इसका किसी चीज का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है तो फिर उसके प्राइस हमेशा बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, कोई कंट्रोल करने वाला ही नहीं है। ठीक है जी, और जिस किसी चीज का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो जाए तो बात बन जाती है जी, फिर प्राइस मार्केट में स्टेबल होने लगता है। आइए आगे बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोस गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड ऑफ ईच। अब आप ये भी देख सकते हैं कि आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के व्यापार में तो नहीं है। अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के व्यापार हैं तो किसी चीज के दाम बढ़ने की वजह से आपके कारोबार में भी फर्क पड़ेगा और किसी चीज के दाम गिरने की वजह से आपकी सेल भी बढ़ जाएगी, ये भी होगा। ये सारी टर्म्स इसके अंदर हो जाएंगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, आर दोज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर एंड आर देयरफॉर डिमांडेड टुगेदर। ये दोनों ये गुड्स जो हैं इकट्ठे डिमांड किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पेन एंड इंक, ब्रेड बटर या जैम,
कार और पेट्रोल, कार और डीजल, कार और सीएनजी, कार और इलेक्ट्रिसिटी, ये इकट्ठे डिमांड की जाएंगी। सीधी सीधी बात है। अब इसका केस समझते हैं। कहते इन दिस केस अ फॉल इन अ प्राइस ऑफ वन कॉज, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ वन कॉज, क्या कह रहा, इंक्रीज द डिमांड फॉर द ऑफ द अदर, increase the demand of the other, and a rise in a price of one cause decrease in the demand for other। एग्जाम्पल से समझिएगा, अगर पेट्रोल के दाम बढ़ जाएं, पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कार, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कार जो है, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कार जो है वो कम हो जाएगी। क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कार कम होगी क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ गए और पेट्रोल का कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सा है, कार है, और पेट्रोल की क्वांटिटी डिमांडेड तो कम होगी ही होगी। अगर पेट्रोल के दाम गिर जाएंगे, पेट्रोल के दाम गिर जाएंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार भी इंक्रीज हो जाएगी। ये था हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का काम। आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास टर्म आ जाएगी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर को बड़े ध्यान से समझिएगा मेरे बेटे, एक एक बात को ध्यान से सुनोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा काम लगेगा। ठीक है जी, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा, ध्यान रखना जी, एक एक टर्म को आराम से समझते चले जाइए और सुनते चले जाइए। और अगर आप इन्हीं चीज़ों को एक से दो बार सुन लेंगे, एक से दो बार सुन लेंगे तो आपके पास सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है बेटा जी, ध्यान रखिएगा। चलिए जी, कहता है कि नॉर्मल गुड्स हमारे पास सबसे पहले है जी नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स, नॉर्मल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड्स वो वाले गुड्स हैं, नॉर्मल गुड्स वो वाले गुड्स हैं, बड़े ध्यान से सुनना जी, नॉर्मल गुड्स जो हैं वो वाले गुड्स हैं कहते कि इन केस ऑफ विच देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्या कहता है, नॉर्मल गुड्स आर दोज इन केस ऑफ विच देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन income and quantity demanded. Other thing remaining constant, quantity demanded increase in response to increase in consumer income and quantity demanded decrease in response to decrease in income की बात करेगा। ध्यान से सुनिएगा बेटे। अब आपको एक एग्जांपल देता, अगर आपकी इनकम कम है तो क्या आप ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज करेंगे? नहीं, आप ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज नहीं करो। और अगर आपकी इनकम बढ़ जाए तो आप क्या करोगे, आप ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज करने शुरू कर दो। ये वाली टर्म इसके अंदर आती है। नॉर्मल गुड्स जो हैं वो हमारे पास ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है जी, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, और इंफीरियर गुड्स जो हैं वो लो क्वालिटी प्रोडक्ट हैं, या फिर चीप गुड्स की बात कर लिए वो वाली चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो सभी चीज, इंफीरियर गुड्स की डिमांड और नॉर्मल गुड्स की डिमांड डिपेंड करती है आपकी इनकम पर, डिपेंड करती है आपकी इनकम पर। अब आपने पामा के शूज पहन रखे हैं कि पूमा के, वो डिपेंड करेगा आपकी इनकम पर। अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा प्लीज, अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द नॉर्मल गुड्स ज्यादा हो जाएगी और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द इंफीरियर गुड्स कम हो जाएगी। एक टाइम पर या तो आप नॉर्मल गुड्स की डिमांड करोगे या फिर आप इंफीरियर गुड्स की डिमांड करोगे। एक टाइम पर दोनों चीज की डिमांड नहीं करोगे, ये बात तो प्रॉपर है आपकी। वो भी डिपेंड करेगा आपकी इनकम पर कि आपकी इनकम कौन सी है। इनकम पर डिपेंड करेगा कि आप नॉर्मल गुड्स खरीद रहे हो या फिर इंफीरियर गुड्स परचेज कर रहे हो। अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है
तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ नॉर्मल गुड्स इंक्रीज हो जाएगी और इसी टाइम पर आप इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम कर दोगे। और अगर आपके पास, बड़े ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास इनकम जो है वो कम हो रही है, इसी टाइम पर आप नॉर्मल गुड्स को कम डिमांड करोगे और इसी टाइम पर इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि अब आपके पास इनकम कम है। ठीक है जी, आओ जी अब इसे पढ़ लेते हैं। नॉर्मल गुड्स आर दोज इन केस ऑफ विच देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, quantity demanded increase in response to increase in the consumer income and quantity demanded decrease in response to decrease in income। मगर इन नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स को रिलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कितनी इनकम पर हम कौन सी चीज को डिमांड कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। अकेले अकेले डेफिनेशन तो याद हो ही जाएगी, मगर इसे इकट्ठा इसलिए लिखा था कि आपको इकट्ठे के टॉपिक को समझाएं और रिलेट कर सके कि कहां पर कौन सी इनकम कैसे काम करती है। बात समझाएगी ना जी। इंफीरियर गुड्स आर दोज इन केस ऑफ विच, कह रहे कि देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड, नेगेटिव रिलेशन है। अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन इनकम। सोचने वाली बात है कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप क्वांटिटी डिमांडेड कम क्यों कर रहे हो? इसलिए कम कर रहा हूं क्योंकि अब मैं इंफीरियर गुड्स को नहीं खरीद रहा हूं, क्योंकि अब मैं इंफीरियर गुड्स को नहीं खरीद रहा हूं, तो मैं किसे खरीद रहा हूं जी? तो मैं नॉर्मल गुड्स खरीद रहा हूं। इसलिए इनकम के बढ़ने से मैं क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इंफीरियर गुड्स कम कर देता हूं और जैसे ही मेरी इनकम गिरती है तो मैं नॉर्मल गुड्स से शिफ्ट होकर इंफीरियर गुड्स पर वापस आ जाता हूं। चलिए जी अगला पॉइंट समझते हैं। अगले पॉइंट में हमारे को क्या बताया गया है, ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा जी प्लीज। अगले पॉइंट में हमारे पास आएगा जी टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात आ जाएगी कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या होता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या होता है उसकी बात आ जाएगी जी हमारे पास। बड़े ध्यान से देखिएगा, अगर कंज्यूमर ने आपके प्रोडक्ट में टेस्ट और प्रेफरेंस बढ़ा रखा है, ध्यान से पहले इसे समझते हैं फिर ऊपर चलेंगे। इसको समझना और समझना बड़ा आसान होता है, तो पेपर में भी आप इसे बनाकर आ सकते हैं। ध्यान से, कंज्यूमर डेवलप टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कंज्यूमर ने आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज में टेस्ट और प्रेफरेंस दिखा रहा है कंज्यूमर, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। और अगर कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट में टेस्ट और प्रेफरेंस नहीं दिखा रहा तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड उस प्रोडक्ट की या फिर उस गुड्स और सर्विसेज की कम हो जाएगी। द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो डिपेंड ऑन इंडिविजुअल टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्टीजमेंट, चेंज इन फैशन, क्लाइमेट, ठीक है जी, न्यू इन्वेंशंस एक्सेट्रा। टेस्ट और प्रेफरेंस बदल जाती है। अदर थिंग बीइंग इक्वल, डिमांड फॉर दोज गुड्स इंक्रीज फॉर विच कंज्यूमर डेवलप टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कोई वक्त था वीसीआर का, फिर सीडीज का वक्त आया, कैसेट का वक्त आया और आज पेन ड्राइव्स का वक्त आया। और पेन ड्राइव्स के वक्त के बाद और आज क्या करते हैं? आज कोई पेन ड्राइव यूज करता है? एसडी कार्ड, वो स्कैन रीडर छोटे छोटे से आते हैं, उनका भी वक्त आया। आज कोई पेन ड्राइव यूज करता है, उन चीजों का यूज करता है, तो आज क्या करते हैं? ब्लूटूथ का यूज करते हैं, ठीक है जी। तो ये वक्त है, वक्त के अकॉर्डिंग कंज्यूमर अपनी टेस्ट एंड प्रेफरेंस को बदलता है।
एंड इफ अ कंज्यूमर हैज नो टेस्ट एंड प्रेफरेंस फॉर अ प्रोडक्ट देन डिमांड विल डिक्रीज, डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कंज्यूमर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई टेस्ट और प्रेफरेंस दिखाई नहीं रहा, तो बात खत्म, आपका माल बिकना बंद, बात खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं, अगले पॉइंट में एक्सपेक्टेशन की बात करता है। अगर कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट कर रहा है, ये सबसे अच्छा पॉइंट है, जब अभी हम बात कर रहे थे जीएसटी की कि 22 सितंबर के बाद जीएसटी कम हो जाएगी, यही एक्सपेक्टेशन ही तो है। जैसे ही सबको पता चला कि 22 सितंबर के बाद जीएसटी कुछ प्रोडक्ट्स पर कम हो जाएगी, तो लोगों ने वो वाले प्रोडक्ट परचेज करना बंद कर दिया। लोगों ने कहा कि भाई अब क्यों खरीदें, अभी तो प्रोडक्ट महंगे मिलेंगे, उन पे जीएसटी लगेगी और हम वो प्रोडक्ट 22 तारीख के बाद खरीदेंगे क्योंकि उनके ऊपर अभी जीएसटी नहीं है। एक्सपेक्टेशन। और अगर पर्सन्स को पता चले कि भाई इस पर्टिकुलर डेट के बाद इस चीज के दाम बढ़ जाएंगे और वो चीज उनकी प्रेफरेंस की है, तो वो चीज इस वक्त में ज्यादा परचेज करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इफ अ कंज्यूमर एक्सपेक्ट दैट प्राइस इन फ्यूचर विल राइज, ध्यान से क्या कह रहा है, इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स दैट प्राइस इन फ्यूचर जो है विल राइज, he will buy more quantities in present में वो ज्यादा क्वांटिटीज परचेज करेंगे एट अ एग्जिस्टिंग प्राइस, जो भी प्राइस चल रहा होगा। लाइकवाइज if he hopes that प्राइस इन फ्यूचर विल फॉल, प्राइस जो है वो फॉल कर जाएंगे, ही विल बाय लेस क्वांटिटी इन प्रेजेंट में वो लेस क्वांटिटी परचेज करेंगे और मे इवन पोस्टपोन हिज डिमांड, अपनी डिमांड को पोस्टपोन भी कर सकते हैं। ऑल दीज डिपेंड अपॉन द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की बात इसके अंदर आ जाएगी। आगे बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास आएगी वो क्या है, मार्केट डिमांड फंक्शन है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पहले 5 पॉइंट तो इसमें सेम ही रहते हैं, 2 पॉइंट बदलते हैं इसके अंदर, एक तो पॉपुलेशन साइज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब आप यहां पे बात करेंगे तो इन सभी बातों को लिखने का ये वाला तरीका भी होता है, जैसे कि वो कहते हैं कि पीएक्स क्या है, ये प्राइस ऑफ द कमोडिटी है, ये पीआर क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, ये वाई क्या है, इनकम है। ठीक है बेटे, ध्यान रखना। ये टी क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, ये ई क्या है, एक्सपेक्टेशन है, ये एस क्या है, पॉपुलेशन साइज है, और डी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। आपको कई बार क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि एक्सप्लेन पी एक्स, पी आर, वाई, टी, ई, एस, डी, तो घबराइएगा मत, वो डिटर्मिनेंट फंक्शंस को ही एक्सप्लेन करने को बोल रहे हैं, पर उन्होंने इसकी शॉर्ट फॉर्म आपको दे दी है। पॉपुलेशन के साइज को तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हो कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ज्यादा क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि जितने हाथ होंगे उतने पेट होंगे, जितना पेट होगा और मांगेंगे, खाने को भी मांगेंगे, पहनने को भी मांगेंगे, सब कुछ मांगेंगे, तो क्वांटिटी डिमांडेड और ज्यादा होगी। ठीक है जी। और अगर पॉपुलेशन कम होगी, हाथ कम होंगे, पेट कम होंगे, फिर कम मांगेंगे, कम पहनने को मांगेंगे, कम खाने को मांगेंगे, सब कुछ कम हो जाएगा, तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। ठीक है जी। कह रहा कि अगली बात करता है, कह रहा कि अगर बाय चांस फीमेल पॉपुलेशन ज्यादा होगी है तो फीमेल से रिलेटेड गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी। अगर हमारे पास बुजुर्ग लोग, हमारे आदरणीय बुजुर्ग ज्यादा हो गए हैं तो फिर उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा होगी। अगर बच्चे ज्यादा हो गए हैं यहाँ पर तो फिर उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा होगी, या अगर कम हो गया तो कम होगी। अगर मेल ज्यादा हो गए तो मेल रिलेटेड गुड्स ज्यादा बिकेंगे। ये सारी की सारी टर्म जिसके अंदर आ जाएंगे। फिर बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात करते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात करोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है कि कितनी तरह के चांसेस जो हैं वो सबको इनकम बढ़ाने के मिल रहे हैं। अगर सभी के लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज निकल कर आ रही हैं तो सबकी ग्रोथ होगी, और अगर प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज सिर्फ अमीर लोगों के लिए बन रही हैं और सरकार जो है
वो सिर्फ अमीरों के लिए सारे काम कर रही है, तो अमीर ही और अमीर होंगे, गरीब और गरीब हो जाएंगे। और अगर प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज गरीबों के लिए भी, मिडिल फैमिली के लिए भी और रिच के लिए भी निकल रही है, तो सभी की ग्रोथ होगी। ये सब चीजें इसके अंदर आएंगी। मार्केट डिमांड इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी। इफ इनकम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, देयर will be more demand. If the income is not equally distributed, कह रहे कि there will be less demand in case of unequal distribution. Most people will not have enough money to buy a things. कह रहे कि लोगों के पास पैसा नहीं होगा क्योंकि उनके पास प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब नहीं है कि पैसे बांटना, अरे भाई नहीं, पैसे नहीं बांटने, अपॉर्चुनिटीज बांटनी है। अपॉर्चुनिटीज बढ़े, जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी कि भाई उसका फायदा गरीब भी उठा सकता है, मिडिल फैमिली भी उठा सकता है, रिच फैमिलियां भी उठा सकती हैं, तो उस तरीके से हमारे पास क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात की जाती है। ये सभी पॉइंट्स थे आपके। अब इसके बाद हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड का क्वेश्चन और आगे भी और क्वेश्चन है जो हम अगली वीडियो के अंदर समझेंगे। आपने इस वीडियो को अच्छे से सुनना है। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गए हैं, अच्छे से समझ आ गया तो अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए। आप कौन कौन से कंसेप्ट पे हमारे से वीडियो बनवाना चाहते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, आपका पूरा साथ देंगे कंसेप्ट समझाने में। आप हमें बताइए कमेंट्स में कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम वो वीडियो अवेलेबल आपको करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। बाय बाय।